हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रैडिकाइनिन। ब्रैडिकाइनिन जो कि एक केमिकल मीडिएटर है इन्फ्लामेशन का और बॉडी के कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो ब्रैडिकाइनिन है एक पेप्टाइड मीडिएटर है। पेप्टाइड क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है, आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। टोटल 9 अमीनो एसिड मिलकर ब्रैडिकाइनिन को बनाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नैनोपेप्टाइड भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ब्रैडिकाइनिन है क्या। ये तो समझ में आ गया कि केमिकल मीडिएटर है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स मीडिएट करेगा बॉडी में। वो रेस्पॉन्स क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैडिकाइनिन है वो 2 टाइप के रेस्पॉन्स दे सकता है। एक तो नॉर्मल कंडीशन में, अगर नॉर्मल लेवल में आपका ब्रैडिकाइनिन आपकी बॉडी में है, नॉर्मली वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ पेन परसेप्शन का। अगर आपको कहीं इंजरी होती है, चोट लगती है, तो आपके जो वो पेन परसेप्शन में जो हेल्प कर रहा है वो ब्रैडिकाइनिन है अलोंग विद हिस्टामिन। जब भी जो भी इंजर्ड एरिया होता है वहां पे हिस्टामिन और ब्रैडिकाइनिन रिलीज होता है और उसके बाद ही आपके सेंसरी न्यूरॉन, जो वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होते हैं और ब्रेन को मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन को ये पता लगता है कि हाँ आपका कुछ गड़बड़ हुई है, और फिर आपका क्या होता है, ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है ना। तो वहां पे आपका क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट होती है ना। जो भी आपका अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी, वुंड हीलिंग होगी। तो ये सारी चीज कब हो पा रही है, जब ब्रेन के पास मैसेज जा रहा है। अगर ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाएगा तो ये सारी प्रोसेस नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। तो ध्यान में रखेंगे ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होना चाहिए और ब्रैडिकाइनिन इसे परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम पैथोलॉजिक रेस्पॉन्स की। बहुत सारी सिचुएशन बॉडी में ऐसी आ जाती हैं जब अगर किसी भी इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी में आपका ब्रैडिकाइनिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। वो इन्फ्लामेशन एक्यूट नहीं होता, शॉर्ट टर्म का नहीं होता, वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। पैथोलॉजिक कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज जो ब्रैडिकाइनिन है ये इन्फ्लामेशन करता है, जब बॉडी में नॉर्मली भी रिलीज होता है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा। बट अगर ब्रैडिकाइनिन आपका बहुत ज्यादा आपका बनने लग जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने लगता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, जो आपकी एयरवेज है, जो आपकी श्वास नली है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी ये जो नली जिसके द्वारा आपकी सांस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल हो रही है, अगर वहां इन्फ्लामेशन आ जाए तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। और उस ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से अल्टीमेटली अगर इसे हम क्योर नहीं करें, हमने रोका नहीं इस रिएक्शन को, तो क्या होने वाला है, इंसान की डेथ भी हो सकती है ना। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो यानी कि ब्रैडिकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये नॉर्मल भी हमारी बॉडी में होना जरूरी है क्योंकि ये फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स देता है, पेन परसेप्शन में हेल्प करता है, और भी इसके फंक्शन है जो मैं बताऊंगी नॉर्मल। दूसरा, ये पैथोलॉजिक, अगर इसका लेवल किसी भी वजह से हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करने लगता है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज है। और आप देखोगे जिसको ये प्रॉब्लम होगी, जिसे हम एंजियोइडीमा बोलते हैं बेसिकली, उसके लिप्स भी आपको स्वेल दिखाई देंगे, आपको पूरे फेस में उसकी स्वेलिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है ब्रैडिकाइनिन, इसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ब्रैडिकाइनिन है कैसे बनता है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है हमारी बॉडी में, तो इसे हम समझ लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला कि नॉर्मली तो ये हमारा होता है बॉडी में, ठीक है, लेकिन जब आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कुछ पैथोलॉजिक सिचुएशन में इसका लेवल क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा कि ये सपोज हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, और आपको पता है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में इस तरीके से हमारी क्या होती है, एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में ही आपका क्या है, आउटसाइड यहाँ पे क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपका क्या रहेगा, कोलेजन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो इस चीज को समझिए, ये हमारी क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है, और ये हमारा क्या है, कोलेजन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्वियसली ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर इस तरीके से क्या है, ये ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हमारे सिंपल सी बात ध्यान रखना, ब्लड में हमारा एक
एसेंशियल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो मैं बाहर लिख रही हूँ, यहाँ ब्लड में प्रेजेंट होगी। चलो इसे डिनोट कर देते हैं। ये हमारी वो प्रोटीन है, ठीक है, इसका नाम है आपका प्री कैलेक्रीन। क्या है? प्री कैलेक्रीन। ये जो प्रोटीन होती है ना, ये आपकी क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव है, अभी कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ये जब एक्टिव होगी तभी जाके अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी। अभी फिलहाल समझिए ये हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, जब भी अगर मान लीजिए ये किसी एक इंसान की ब्लड वेसल है, जब भी इस इंसान को इंजरी हो रही है, यानी कि इस ब्लड वेसल में इंजरी हो रही है, तो क्या हुआ, देखो, अगर इंजरी होने की वजह से इस तरीके से एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो, इंजरी की वजह से क्या हुआ, आपका ये जो एंडोथेलियल सेल थी ये क्या हो गई? डैमेज हो गई, ठीक। डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लड और कोलेजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। अभी तक तो कांटेक्ट में नहीं थे, कोलेजन बाहर था, एंडोथेलियल सेल पूरी तरह से टाइटली पैक्ड थी, लेकिन जैसे ही इंजरी हुई तो ये क्या हुआ, आपका कोलेजन ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, और कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, देखो, ब्लड में एक और आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लाइक जैसे प्री कैलेक्रीन आपका इनएक्टिव फॉर्म में, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हमने पूरा हीमोस्टैसिस के मैकेनिज्म में ब्लड कोगुलेशन का पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका ये इनएक्टिव फॉर्म में जो होते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर, उन्हीं में से एक क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन सा है, देखो, ये वो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर 12, ठीक है। और 12 जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हेगमैन फैक्टर, ये इसका नाम है, हेगमैन फैक्टर। ये भी फैक्टर आपको पता है, ये क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड में क्या रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका भी एक्टिवेशन होगा तभी जाके क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आपको मैंने क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पूरा पढ़ाया हुआ है कि उसमें दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो इस पाथवे में, ये कौन से पाथवे में हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो फैक्टर 12 है ये ब्लड में है, ये क्या है, आपका इनएक्टिव फॉर्म में है। अब होगा क्या, जैसे ही फैक्टर 12 ये कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका ये जो फैक्टर 12 है ये एक्टिव हो जाएगा। अभी तक ये इनएक्टिव था, लेकिन इस इंजरी की वजह से जो एंडोथेलियल सेल डैमेज हुआ और जो एक कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो कोलेजन में हमारे क्या होते हैं, टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, आपका जो फैक्टर 12 है ये क्या होगा, एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारा फैक्टर 12 था ये क्या हो गया, हमारा एक्टिवेट हो गया। किस वजह से हुआ? ड्यू टू दिस कोलेजन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, ये जो फैक्टर 12 है ना, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है फैक्टर 12 की, ये क्या करती है, एक काम तो इसका है ही है, क्या करेगा, ये क्लॉटिंग कैस्केड को स्टार्ट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसे क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा, क्योंकि सबसे पहले इसी का एक्टिव होना जरूरी होता है। ये एक्टिव हो चुकी है तो ये अब अपने बाद में आने वाले जो फैक्टर्स है उनको एक्टिव करती चली जाएगी और फाइनली ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। जो इंजरी हुई है वहां पे आपकी क्लॉटिंग हो जाएगी, जो खून का बहना है वो बंद हो जाएगा। ये तो एक अलग प्रोसेस है, उसमें हमें जाना नहीं है। और दूसरा ये क्या काम करती है ये समझिए, ये दूसरा क्या करती है, जो ये प्री कैलेक्रीन है जो कि इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देती है। तो जो हमारा 1 मिनट, जो क्या था हमारा प्री कैलेक्रीन, जो कि ब्लड में प्रेजेंट था, जो कि इनएक्टिव था, उसे क्या कर दिया इसने, एक्टिव कर दिया। और इसकी एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, कैलेक्रीन। क्या बोलते हैं, कैलेक्रीन, ठीक हो गया। तो फैक्टर 12 जो एक्टिव होने के बाद इसने क्या किया, प्री कैलेक्रीन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन थी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कैलेक्रीन कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये कैलेक्रीन प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा में। और ध्यान में रखिएगा कि जो कैलेक्रीन होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्लाज्मा कैलेक्रीन जो अभी हम देख रहे हैं, एक टिश्यू कैलेक्रीन होता है जो कि हमारी थ्रू आउट द बॉडी हमारा प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल ये समझिए कि जो प्री कैलेक्रीन था वो कैलेक्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अपनी एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। ये कैलेक्रीन क्या है, आपकी एक्टिव फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, आपकी एक्टिव फॉर्म है। अब देखो ये कैलेक्रीन क्या करता है, तो कैलेक्रीन क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एक और हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है,
ठीक है, ये हमारी प्रोटीन है, इसका नाम क्या है आपका, काइनिनोजिन, काइनिनोजिन। ठीक है, तो ये हमारी प्रोटीन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और ये कौन सी प्रोटीन है, देखो दो टाइप का कन्वर्जन है, मैं दिखा देती हूँ आपको। हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन, ठीक है, ये काइनिनोजिन ही है। HMW मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड में जो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन है, ये किस में बदल जाएगा, देखो ये बदल जाएगा ब्रैडीकाइनिन में। और ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में हुआ, प्लाज्मा कैलेक्रीन की प्रेजेंस में हुआ। समझ में आया कैलेक्रीन ने क्या किया, कैलेक्रीन ने ब्लड में प्रेजेंट HMW के यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, नाम सजेस्ट कर रहा है, काइनिनोजन मतलब काइनिन जनरेट करेगा, जेनेसिस, जेन मतलब क्या है, जेनेसिस, यानी कि ये ऐसा प्रोटीन है जो क्या देगा, काइनिन देगा। कौन सी काइनिन देगा, ब्रैडीकाइनिन देगा। समझ में आ रहा है। तो कैलेक्रीन ने क्या किया, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को किस में बदल दिया, ब्रैडीकाइनिन में बदल दिया। और इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि जो कैलेक्रीन होता है, एक तो प्लाज्मा कैलेक्रीन है, एक हमारे पास क्या होता है, टिश्यू कैलेक्रीन भी होता है। ये कैलेक्रीन कहाँ होता है, हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी। और ये क्या करता है, इसे भी समझ लो, जो हमारा टिश्यू कैलेक्रीन होता है ये क्या करता है आपका, और ये नॉर्मल, अब आपको समझ में आएगा कि जो ब्रैडीकाइनिन है नॉर्मली भी हमारी बॉडी में रहता है, बताया था मैंने आपको, और अंडर पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन ये बनता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजिक तो आपको समझ में आ गया कि भाई जब इंजरी हुई तो ये कैसे बना। ठीक है, जब इंजरी हुई तो आपका ब्रैडीकाइनिन कैसे बना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात ये आ रही है कि नॉर्मली भी हमारी सेल्स में रहता है, हमारे जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं आपकी बेसोफिल्स वगैरह, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। तो वहां कैसे बनता है, इसे समझिए कि हमारे टिश्यूज में कैलेक्रीन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, टिश्यू कैलेक्रीन हमारा रहता है। यह टिश्यू कैलेक्रीन क्या करता है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को किस में बदल देता है, आपका कैलिडीन में बदल देता है। ये एक दूसरा काइनिन है। ठीक है, जैसे ब्रैडीकाइनिन है वैसे ही कैलिडीन है। तो क्या होता है, टिश्यू कैलेक्रीन का काम क्या होता है कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन जो होगा उसे कैलिडीन में बदल देगा। और साथ ही साथ ये टिश्यू कैलेक्रीन क्या करता है, ये कन्वर्जन भी कराता है। ध्यान में रखिएगा, टिश्यू कैलेक्रीन देखो दोनों कन्वर्जन करा रहा है। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को भी ब्रैडीकाइनिन में भी बदलता है, और साथ ही साथ लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन को भी आपका कैलिडीन में बदलता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। दो टाइप के कैलेक्रीन हमारे पास हैं, प्लाज्मा और टिश्यू कैलेक्रीन। प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है वो केवल यही वाला कन्वर्जन करा सकता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट से आपका ब्रैडीकाइनिन बना सकता है। लेकिन जो टिश्यू कैलेक्रीन है जो आपके टिश्यू में प्रेजेंट था, ये क्या कर सकता है, हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन से कैलिडीन बना सकता है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन से ब्रैडीकाइनिन बना सकता है। और ये दोनों ही काइनिन है। ठीक है, और ये कैलिडीन ध्यान रखिएगा, इसमें ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 10 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और ब्रैडीकाइनिन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 9 अमीनो एसिड होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो कैलिडीन है ये अगेन ब्रैडीकाइनिन में कन्वर्ट हो सकता है वाया लूजिंग 1 अमीनो एसिड। अपने अंदर से एक अमीनो एसिड को खोके ये क्या बना सकता है, ब्रैडीकाइनिन बना सकता है। और इस कन्वर्जन के लिए जो आपका एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है आपका अमीनो पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज। तो ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, आपका कैलिडीन से क्या बनाता है, ब्रैडीकाइनिन बनाता है। समझ में आ गया पूरा साइकिल कि ब्रैडीकाइनिन कैसे आपका फॉर्म होता है बॉडी में। ठीक है, अब जो ये ब्रैडीकाइनिन बना है जो कि 9 अमीनो एसिड से कंपोज्ड है, ये क्या करता है आपका, इसका सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा कि इसके कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं, यानी कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म भी ये एक्टिव मेटाबोलाइट देता है। देखें वो कौन से हैं। ठीक है, डेसआर्जिनिन, ब्रैडीकाइनिन। ठीक है, ये इसके एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम है, यानी कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये क्या बनाता है, डेसआर्जिनिन ब्रैडीकाइनिन बनाता है। और ये डेसआर्जिनिन ब्रैडीकाइनिन क्या करता है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ये इसका क्या है, आपका मेटाबोलाइट है, ध्यान में रखिएगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म आपको ये मिला है। ठीक, और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो ये ब्रैडीकाइनिन होता है ना, ये जो ब्रैडीकाइनिन बन गया है, ये जो है यहाँ पे मैं इसे शो कर रही हूँ, ये ब्रैडीकाइनिन है।
बॉडी में इसका डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए कुछ आपके एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो इसे खत्म करने का काम करते हैं। यानी कि सीधे हम लिख लेते हैं कि ब्रैडिकाइनिन को क्या कर सकते हैं हम, हमारी बॉडी में इसका डिग्रेडेशन होता है और डिग्रेडेशन के लिए जो आपका एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एस। नाम आपने सुना होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यही वो एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन रेनिन सिस्टम पढ़ा है ना, कैसे एंजियोटेंसिन बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये वही एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आपके बीपी को बढ़ाता है। जब भी बीपी लो होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी बीपी लो होता है क्या होता है, हमारी किडनी से रेनिन रिलीज होता है और वो रेनिन क्या करता है, हमारे एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव कर देता है। और एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, आपका वही है जो आपका किसको क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसे मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ, ठीक है। आप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम डिटेल में देख सकते हो, उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है कि जो ब्रैडिकाइनिन है इसके डिग्रेडेशन के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जब ये डिग्रेडेशन होता है, भी आगे हम डिस्कस करेंगे इसका रोल क्या है। तो एस ने क्या किया, ब्रैडिकाइनिन को डिग्रेड कर दिया। साथ में एक और आपका डिग्रेडेशन के लिए आपका एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं उसका नाम मेंशन कर देती हूँ, नेप्रोलाइसिन। नेप्रोलाइसिन भी आपका क्या है, ये एक मेटालोप्रोटीएज एंजाइम है। मेटालोप्रोटीएज इसका नाम क्यों है, मेटालो क्यों बोला, क्योंकि ये मेटल से एसोसिएटेड है, जिंक से एसोसिएटेड है बेसिकली। नेप्रोलाइसिन जो एंजाइम है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, और आपको पता है ब्रैडिकाइनिन क्या है, आपका प्रोटीन ही तो है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। तो ये क्या करेगा, आपका ये आपका मेटालोप्रोटीएज है, यानी कि ये जिंक के साथ काम करता है मिलके, ठीक है। तो मेटालोप्रोटीएज है, तो ये आपका ये दोनों ही क्या करते हैं, ब्रैडिकाइनिन का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि अगर बॉडी में ऐसा हो, ब्रैडिकाइनिन बहुत ज्यादा हो, तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या चाहिए होगा, आप चाहोगे ना ये दोनों काम करें, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों एंजाइम आपने किसी तरीके से इनहिबिट करा दिए, जैसे कि आपने देखा होगा बीपी जिन लोगों का ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें एस इनहिबिटर्स दे देते हैं, क्योंकि एस आपको पता है ये एंजाइम केवल यही काम थोड़ा करता है, इसका मेन काम क्या है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है, और एंजियोटेंसिन 2 की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होती है जिससे बीपी बढ़ता है, पढ़ा है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि ये एस की वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप एस इनहिबिटर दे देते हो, सपोज किसी इंसान को आपने पता है इसका बीपी बढ़ा है, उसे एस इनहिबिटर दे दिया, तो अब उससे क्या होगा, ब्रैडिकाइनिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा और ब्रैडिकाइनिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ब्रैडिकाइनिन के साइड इफेक्ट जो इफेक्ट हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किए कि ब्रैडिकाइनिन करेगा क्या, बस अभी हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी समझी है कि ब्रैडिकाइनिन फॉर्म कैसे होता है। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कैलेक्रेन काइनिन सिस्टम, ठीक है। कैसे कैलेक्रेन से काइनिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कन्वर्जन आपके दिमाग में रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो बोला कि ब्रैडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, बोला ना मैंने आपसे। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे ब्रैडिकाइनिन होता है, अब यहाँ पे इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रैडिकाइनिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, B1 एंड B2 रिसेप्टर, ठीक है। B2 रिसेप्टर कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, हालांकि B1 भी आपका रिपोर्टेड है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो B2 रिसेप्टर है टोटली आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ब्रैडिकाइनिन को जो नॉर्मली हमारी बॉडी में करना चाहिए, ठीक है, जो उसके फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है जिससे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता, हमारी बॉडी के लिए वो सही है। तो वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होके करता है, आपका B2 पे। और B1 जो रिसेप्टर होता है वो ना पैथोलॉजिक ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि ब्रैडिकाइनिन की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो कब होता है, जब ये जो ब्रैडिकाइनिन के एक्टिव मेटाबोलाइट B2 से बाइंड होते हैं। अब मैंने एक्टिव मेटाबोलाइट क्यों बोला, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा ब्रैडिकाइनिन होता है, ब्रैडिकाइनिन ये जो दिख रहा है आपको, ये हमेशा कौन से बाइंड होगा, आपका B2 रिसेप्टर से बाइंड होगा। अपने कौन से रिसेप्टर से बाइंड होगा, B2 से। जबकि इसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट हैं, ये जो आपको मेटाबॉलिज्म के बाद मिला है डेसआर्जिनिन, ब्रैडिकाइनिन, ये किससे बाइंड होता है, आपका B1 रिसेप्टर से। डिफरेंस समझ में आ रहा है।
दोनों के रिसेप्टर्स अलग अलग हैं। अगर ब्रेडिकाइनिन है वो किससे बाइंड होगा, आपका B2 से बाइंड होगा और अपने नॉर्मल रेस्पॉन्स देगा जो होने चाहिए बॉडी के, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या वो रेस्पॉन्स है। जबकि जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है ये किससे बाइंड होता है, आपका B2 से बाइंड होता है और आपको पैथोलॉजिक रेस्पॉन्स देता है और कुछ नॉर्मल रेस्पॉन्स भी देता है। इसीलिए मैं इनको कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ। बहुत टाइम आपको देखने को मिलेगा कि आपको लेक्चर्स में भी बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सी बुक्स में ये है आपका, लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है वो यही शो करती है कि जो B1 है, B1 की वजह से भी हमारे फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स आते हैं। तो ये कहना कि B2 की वजह से फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स आएंगे और B1 की वजह से आपके पैथोलॉजिक रेस्पॉन्स आएंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि जो ब्रेडिकाइनिन है या फिर जो कैलिडीन है, ये दोनों ही किससे बाइंड होते हैं, आपके B2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। जबकि जो इसके एक्टिव मेटाबोलाइट हैं ये किससे बाइंड होते हैं, आपके B1 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। दोनों ही क्या है, आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है। वो सेल टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जहां पे IP3 डैक पाथवे फॉलो करते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जहां पे साइक्लिक AMP पाथवे फॉलो करते हैं। बट रिजल्टेंट इफेक्ट जो आएगा वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इफेक्ट आने वाला है ब्रेडिकाइनिन का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्रेडिकाइनिन के रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे कि ब्रेडिकाइनिन कैसे वर्क करता है। तो चलिए जो इसके इफेक्ट है ब्रेडिकाइनिन के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, कैलेक्रिन काइनिन सिस्टम, पूरा सिस्टम हमने समझा है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि भाई अब इसके क्या रेस्पॉन्स आएंगे, ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी में क्या रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।